हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर अगेन हिंदी की क्लास लेंगे। हिंदी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया और हिंदी चारों सेमेस्टर में आपको पढ़नी है। इस बार ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा तरीके से अच्छा दिया गया और अच्छे से हमको करते हुए चलना है, क्योंकि ये पोर्शन अगर हम हमेशा से पढ़ते हुए आएँ और अभी हम रिवाइज करेंगे टेट सुपर टेट सीटेट में बहुत काम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हर एक वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने गद्य शिक्षण के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया था कि गद्य शिक्षण क्या है, विधियाँ क्या है, अंग क्या है, उद्देश्य क्या है। आपसे उद्देश्य पूछे या महत्व पूछे, आप दोनों बातें उसमें बनाकर लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएशन या कोई विविध रूप नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। और उचित आंसर लिखने के लिए आपको चीज़ें समझते हुए चलना होगा, तभी आप एक बढ़िया आंसर राइट कर पाएंगे। आज की इस हिंदी की क्लास में हम वीडियो को इन तक ज़रूर देखेंगे। आप सभी को देखना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, आप रिलेट कर पाएँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वो भी सब कुछ दिखाया था। आप सभी शाइन रेड क्लास बने हुए हैं, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे कि क्या है कैसे है। जो सारे PDF हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब बात आई लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शाइन रेड क्लासेस में। आइए, क्लास को देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तभी लाइक करिए, तभी शेयर करिए, तभी सब्सक्राइब करिए और डेली क्लास को अटेंड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास में क्या टॉपिक है, कैसे कैसे चीज़ों को हमको देखते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण क्या है? जैसे हम गद्य पढ़े थे वैसे हम पद्य पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो भी क्लास लेती हूँ आप सिलेबस से मिला लिया करें कि क्या सही है या नहीं है। पद्य किसे कहते हैं ये बताना है। आपसे प्रश्न आएगा पद्य से क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं उचित तरीके से। चलिए देखिए, पद्य वह विद्या है। पद्य क्या है? पद्य वह विद्या है। पद्य, आप ये सोच रहे हो पद्य यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। देखिए, आप ये बहुत सारे ऐसे फॉन्ट होते हैं जो नहीं मिलते हैं हूबहू, वो यहाँ पे आने के बाद चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये पद्य यहाँ पे अलग तरीके से, ये मत सोचिएगा कि गलत है। पद्य वह विद्या है जिसके अंतर्गत कविता, काव्य, गीत, भजन इत्यादि लिखे जाते हैं। पद्य एक ऐसी विद्या होती है जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर कविता को, पाठ को, मतलब काव्य को, गीत को, भजन, जो गाने वाली चीज़ें होती हैं लगभग, उनको लिखा जाता है। ठीक है, कविता वो गाई जाती है, कब गीत गाया जाता है, भजन गाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। आपको प्रश्न आ जाएगा कि कविता पद्य किसे कहते हैं, या पद्य का चुनाव कीजिए इस इन ऑप्शन में से। विभिन्न जो है ऑप्शन में से विभिन्न आपको जो है चूज करना रहेगा। ऐसे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 1 नंबर के बन जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब आते हैं, और इसके अंदर जो है कविता, गीत, भजन ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, ध्यान देखिएगा। चलिए, छंदबद्ध और छंद मुक्त। छंदबद्ध और छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मक युक्त रचना, अर्थात जिसे संगीत की तरह गाया जा सके, जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो, पद्य कहलाती। पद्य किसे कहते हैं? कि छंदबद्ध हो या छंद मुक्त हो, ऐसी एक संगीतात्मक युक्त रचना हो जिसे संगीत की तरह हमेशा गुनगुनाया जा सके, जिसमें भाव और कल्पना की प्रधानता हो, बहुत उच्च कोटि के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, बहुत सारी चीज़ें, उसको हम पद्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गीतांजलि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद आ गई एग्जाम्पल से, जब कभी सोचिए कि आप एक अच्छी कॉपी लिखेंगे कैसे, तो ये बात तब आपसे ज़रूरी है कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न ये कहा जाए कि उसका आप उदाहरण दीजिए या आप एग्जाम्पल बताइए, तभी आप एग्जाम्पल बताएंगे। अदरवाइज आप अगर एग्जाम्पल बता देंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? जी नहीं। यही होता है कि अच्छा आंसर है। अगर आपको किसी चीज़ का सारांश नहीं पूछा गया या निष्कर्ष नहीं पूछा गया है, या आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं, तो आप अपने तरीके से 2 लाइन इसमें ऐड कर दीजिए, आपको वही एक बोनस नंबर दिलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं, पद्य हृदय की संवेदना से उत्पन्न विद्या है। पद्य क्या होता है? जो हृदय से लोग कविता, पाठ, भजन, गीत, ये सारी चीज़ें हृदय से सुनते हैं, हृदय से गाने की कोशिश करते हैं। लय, तुक, ताल, छंद, पद्य आवश्यक उत्पादन है, और पद्य में सांकेतिक अर्थ, प्रतीक, बिंब, रचना, ये सारी भी चीज़ें देखने को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। चलिए आगे, मैंने आपको पद्य क्या है वो अच्छे से बता दिया ब्रीफ तरीके से। आप अच्छी डेफिनेशन अपने हिसाब से भी बढ़िया लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है।
हम इसको करते हुए चलते हैं। इस तरह प्रश्न आते हैं, एक कॉलम में गद्य है और एक कॉलम में पद्य है। अंतर जब भी पूछे तो हमेशा कॉलम में बनाकर लिखिएगा, वो समझ में आता है कि हाँ अंतर पूछा गया था और आपने अंतर को लिखा है। गद्य और पद्य, गद्य में लयात्मकता नहीं होती है, ठीक है। गद्य में लय की जो चीज़ें होती है कि उचित लय के साथ आप उसको उच्चारण करें, तो ये चीज़ गद्य में देखने को नहीं मिलती है। पद्य में जो है वो लय से युक्त होती है, उसमें लय से हिसाब से उसा रे गा मा लाया खाया, लास्ट में जो है वो एक जैसे वर्ड आते हैं, एक जैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है लेकिन ठीक है जो भी है, ठीक है। इन्हें सुर के साथ गाया जा सकता है, तो ये होता है गद्य। ये होता है गद्य का मतलब है कि जिसमें चीज़ें सिर्फ एक कहानी के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में देखी जा सकती है, पढ़ी जाती है। पद्य में चीज़ें पद के रूप में और गाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। फिर देखिए यहाँ पे आज ये रिपीट हो गया है, पता नहीं कैसे। मैं आपको दूसरी नोट्स दे दूँगी, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर यहाँ पे देखते हुए चलिए। कुछ चीज़ें हो जाती हैं स्प्रिंट टाइप में। गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है, पद्य का संबंध हमारे मन के भावों से होता है। गद्य में हमारे जो विचार होते हैं, जो विचार विमर्श हम करते हैं, उन चीज़ों को हम निरूपित करते हैं, उन रचना को पेजों पर उतारते हैं। लेकिन पद्य में चीज़ें जो होती हैं उनका संबंध हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे भाव से होता है, ठीक है। गद्य का संबंध हमारे मस्तिष्क की होता है, हमारे मस्तिष्क में जो बातें चलती रहती हैं हम उसको निरूपित कर देते हैं, वहाँ की भाव भंगिमाओं को पेजों में निरूपित करते हैं। लेकिन पद्य का संबंध हमारे मन से होता है, मनोभाव से होता है, हमारी मनोस्थिति से होता है। गद्य विद्या के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, व्यंग, आत्मकथा और पत्र वैराग ये सब आता है। और पद्य के अंदर गीत, कविता, गाना, भजन ये सब आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको लिखना होगा, बहुत उचित तरीके से आपको पूछ लेगा तो आप 3 से 4 लिख सकते हैं मैक्सिमम। गद्य में अलंकार का प्रयोग, कोई अलंकार नहीं का प्रयोग। अलंकार क्या होता है ये बात ध्यान रखिएगा, ये टास्क है, आपको बताना होगा कमेंट में कि अलंकार क्या होता है, ठीक है। पद्य में अलंकार का प्रयोग होता है। पद्य लगभग देखें तो अलंकार से एकदम पूर्ण रूप से भरा होता है। पद्य गद्य को पढ़ना काफ़ी आसान होता है, पद्य गद्य की तुलना में पढ़ने मुश्किल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें ला दी जाती हैं। क्योंकि आपको उचित लय, ताल और आरोह अवरोह का प्रयोग करके, अगर आप प्रवाह का यूज़ करके, ध्वनि का प्रवाह का यूज़ करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, फिर एकदम गद्य जैसा लगेगा। इसीलिए कविता, कहानी और भजन ये सब पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? मुझे उम्मीद है नहीं होगी। आज ये शालिनी डेयर क्लासेस बार बार रिपीट हो गया है, पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पद्य कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। पद्य कविता शिक्षण के उद्देश्य में इनके बारे में समझते हैं। शब्दों को, छात्रों को शब्द योजना, शब्द की शक्ति, छंद, अलंकार प्रस्तुत करना, मूर्त, अमूर्त, अप्रस्तुत चीज़ें, जड़ और चेतन विधानों का, विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति और शास्त्रीय ज्ञान कराना। देखिए जब आप कोई पद्य की चीज़ पढ़ाते हो, कविता जो होती है 4 लाइन की कविता होती है, ठीक है। लेकिन उसका हर एक लाइन, जैसे एक लाइन लिखी गई, यहाँ पे कॉमा लगा, फिर एक लाइन लिखी, अब इसमें ही इनके भाव को, इस पंक्ति का भाव अलग होगा, इसका पंक्ति का भाव अलग होगा, इसके नीचे वाली भी अलग हो गई। तो ये छोटी सी तो है, तो छोटी सी, लेकिन इतनी भावपूर्ण होती है, इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें उसमें मूर्त, आपको जो सपोज करिए कि बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जो उसमें लिखे नहीं होते, शब्दों के रूप से उनको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उसमें उनके भाव रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि शब्द योजना क्या है, कैसे शब्दों को उसमें डाला जाए, शब्द की शक्तियों को कैसे पहचानना सिखाया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्य होता है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान को बच्चे को आपको सिखाना होगा। हम यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम गद्य को किस तरीके से बच्चों को समझा सकें कि ये गद्य है, कैसे हम पद्य की शिक्षा उनको दे सकें। दूसरा, छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्ष और उनकी स्वयं की संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना। देखिए कविता और पोयम और इन सब चीज़ों के थ्रू भी जो मानव जीवन में अलग अलग रूप है, बहुत सारे दुख के बहुत सारे गीत है, बहुत सारे हर्षोल्लास के गीत है, बहुत सारे विजय के गीत है, बहुत सारे सफलता के गीत है। तो इन सारी चीज़ों के पक्ष को से बताना, उनकी संस्कृति बताना, उनकी सभ्यता से उनको अवगत कराना, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं इन सारे के थ्रू। तीसरा देखिए, कविता के माध्यम से बालकों को प्रकृति सौंदर्य का अनुभव करवाना। प्रकृति का जो समझो, नेचर की खूबसूरत, आई लव, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे जो है वादियाँ, लोनावला, उत्तराखंड और उधर की वादियाँ, बेंगलुरु और तमाम चीज़ जहाँ पे ये हरियाली का पोषण ज़्यादा है, वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आई लव इट। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है कि बालकों को जो प्रकृति का सौंदर्य है
उनकी तरफ ले जाना। ऊटी के एरिया देखिए, ऊटी के हिल स्टेशन देखिए, वाओ इतने खूबसूरत है कि बाप रे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वेकेशन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे चीज़ें करूँ, समझने मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि ये बच्चे जब हमारे जब तक इतने बड़े हैं तो चीज़ों को देखते हैं तो प्रकृति सौंदर्य में वो खूबसूरती है ही है कि आप उसमें खो जाते हैं, अगर आप नेचर लवर हैं तो। ठीक है। इसके अतिरिक्त कविता के द्वारा छात्रों को सामाजिक आदर्श, समाज की जो चीज़ें हैं उनको बताना, शेयर के काम करवाना। शेयर का मतलब है कि आप ग्रुप में बांट दो, समूह में रहेंगे तो चीज़ें को सीखेंगे, क्योंकि सोसाइटी में हर एक सोसाइटी में 5 परिवार है, 5 परिवार अलग धर्म का, अलग जाति का हो सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे या आप उनको सिखाएंगे नहीं या आप उनसे सीखेंगे नहीं, ऐसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। नैतिकता क्या है, धार्मिक चीज़ें क्या है, ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, सब चीज़ों को अवगत कराया जाता है पद्य शिक्षण दिलाकर बच्चों को। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप उसको समझ के अच्छे तरीके से जीवन से जोड़ कर चलेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी होगी और आप अच्छा आंसर राइट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ देखिए, बालकों को भाव के अनुसार, बालक के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ कविता को पढ़ाने और पढ़ने और पढ़े हुए अंश का भाव ग्रहण करते हुए सहानुभूति करने का योग बना। बच्चों को आप इस लायक बना दीजिए इन चीज़ों को करने के कि वो भी इसी तरीके से जब कभी कविता पढ़ें या पढ़ाएं, भाव वगैरह जो उसके अर्थ रहें वो उन्हें भी वो उसमें घुस जाएं और उसको अच्छे से सीख सकें, उन्हें सीख काबिल बन जाए, वो इस योग्य बन जाए कि उनसे वो अच्छे से जुड़ पाएँ और उनको सीख सकें कि क्या अर्थ कहा जा रहा है। क्लियर है? फिफ्थ देखिए, बालकों में कविता और साहित्य का अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब आप ये कविता पढ़ा रहे, पद्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसका आप उचित इस्तेमाल करके कविता की तरफ उनकी रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास कर उनकी जो रचना चीज़ें हैं जिसको रचित कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं काम, उन चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरे मुंह से जो इंग्लिश की निकलती है इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड इंग्लिश का रहा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे कुछ भी वर्णों में हो जाती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए देखते हैं नई चीज़ें यहाँ पे क्या है, इनका महत्व क्या है, हिंदी शिक्षण में पद्य का क्या महत्व है वो समझते हैं। कक्षा के वातावरण में सौहार्द और हर्ष का वातावरण बना रहे। आप इन चीज़ों को इसका इस्तेमाल, इस तरीके का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि क्लास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें खुशी, उसमें हर्ष, उसमें सौहार्द का भाव हो ताकि बच्चे उसको अच्छे से जोड़ पाएँ और सीख पाएँ। पद्य हिंदी शिक्षण की रोचकता बनी रही। पद्य से हिंदी शिक्षण की जो रोचकता है वो बनी रहती। हिंदी का जो मतलब है कि अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझना चीज़ों को, उसमें जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है जब आप उसी हिंदी के सब्जेक्ट को पद्य के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं या पद्य विधि का यूज़ करते हैं। फिर देखिए, बालकों को सस्वर बनाना, उनको भी अपने साथ साथ बुलवाना, तेज़ तेज़ बुलवाना, ताल ले आना, संगीत के साथ परिचय कराने में सहायता मिलती है। ठीक है, कि कैसे होगा, जैसे लाया, राम बाजार से कि लाया, वो लाया, लास्ट में लाया आना चाहिए ना, कि गया तो भूल गया तो आ गया वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, बहुत तो नहीं क्लियर है लेकिन लास्ट में देखिए उनके जो पद वाली चीज़ होती है, आया, गया, हुआ, हुई, ये हुई, वो हुई, तो लास्ट वाले शब्द एकदम मिलते रहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, छात्र कविता और सौंदर्य से भली भांति परिचित हो जाते हैं। इस पद सेक्शन में कविता क्या है, उनका सौंदर्य क्या है, क्या कविता में क्या भाव कहा गया, उनसे वो अवगत हो जाते हैं। कवियों की भाषा, भाव और विशेषताओं के संबंध का पता चलता है कि कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है। छात्र को रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान हो जाता है। कविता के सौंदर्य की विविधताओं के साथ भली भांति परिचित हो जाते हैं कि क्या चीज़ का इस्तेमाल कविता में, क्या सौंदर्य लाया गया है, क्या चीज़ कविता में कही जा रही, ये सारे चीज़ें हो जाती हैं। विभिन्न साहित्यिक शब्दों का शब्द भंडार भी हो जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि आप जो ये पद्य शिक्षण करवा रहे हैं ये आप क्यों करवा रहे हैं, इनको आपको क्यों करवाना चाहिए, क्या मोटिव लेके करवाना चाहिए, इसका प्रयोग ही क्यों करना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बता दी। अगर आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ। क्यों, मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ? आई एम राइट। आप बढ़िया लिख लेंगे, इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मैं तो आपकी एक हेल्प कर रही हूँ कि आपको जो तरीके से हेल्प। एक बच्ची का कमेंट आया था, नाम मुझे नहीं याद है, उसने कहा मैम और बताइए, मैं हिंदी ही की क्लास ले रही थी भाई, मुझे समझ में नहीं आया। अरे यार, मतलब ये सोचिए कि हिंदी, आप हिंदी में बस हेल्प ले लो, गाइड ले लो मुझसे, वो ठीक है। अब मैं हिंदी में और क्या समझाऊँ, मुझे उस वक्त वही नहीं समझ में। उस बच्ची का क्वेश्चन इतना जेन्युइन था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसका क्या उचित रिप्लाई दूँ, कि हिंदी में मैं आपको क्या बताऊँ, गद्य क्या बता दिया, पद्य क्या बता दिया, वहाँ तो बता दे रही हूँ। ये तो आम भाषा हम शुरू से पढ़ते हैं, इस सबक में दिया गया, आज रिवाइज कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, जिसने भी पूछा था, जो भी पूछा था, देखिए
नेक्स्ट है यहाँ पर पद शिक्षण की विधियाँ। अब इसमें भी कुछ विधियाँ हैं, ये विधियाँ देखते हैं। अभिनय विधि, अभिनय का मतलब आप जानते हैं ना, नाटक करना, ठीक है। उस पात्र को अपने पात्र में ले आना, सिखाना, वही पात्र का गेटअप कर लेना, ये सारी चीज़ें। यह पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, इसको कहा जाता है कि सबसे उचित विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यापक जो है वो अभिनय और गीत की सहायता से पद का शिक्षण करता है और जिसमें कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण बनाता है। कक्षा में एक स्वस्थ और एकदम रहस्य हर्ष वाला वातावरण बनाने के लिए उस पात्र में टीचर खुद उतर जाता है कि आज हम एक राजा की कहानी पढ़ेंगे तो मैं राजा हूँ, ठीक है, वो बच्ची रानी है, वो तमाम चीज़ें ऐसे ऐसे, वो मंत्री है, वो सरदार है, वो ये है, वो ये है, ठीक है। ऐसे आप उनको पात्र बना देते हैं तो क्लास जो है ना एकदम मज़ेदार हो जाती है। छोटे बच्चों को पढ़ाना है, जैसे वो सीखे उसी तरीके से पढ़ाना होगा। इसमें बाल गीतों के साथ अभिनय करते हुए कविता का शिक्षण करवाया। इसमें बाल गीत जो होते हैं उनका अभिनय करते हुए जो कविता का शिक्षण है वो करवाया जाता है। इस विधि में उद्दीपन कौशल का यूज है, मतलब आप जो है उद्दीपन का मतलब समझ रहे हैं, स्टिमुलस इन इंग्लिश। जैसे था ना उद्दीपन, कुत्ते को घंटी बजी तो उसको लगा कि हमें खाना मिल जाएगा, वैसे ऐसे स्टिमुलस ला दिया जाता है, ऐसे उद्दीपन कौशल का प्रयोग कर दिया जाता है कि जिसमें बच्चे को लगता है कि अब ये चीज़ है तो इसके बाद यही होगा, तो वो इंटरेक्ट करने लगते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है ये। इस विधि में रस अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है, रस के साथ पढ़ने में, उसका अर्थ लेने में वो चीज़ें उनके लिए सरल हो जाती है सीखने में। यह विधि बाल केंद्रित विधि और मनोवैज्ञानिक विधि होती है। मैंने मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक दोनों बताया था आपको। यह विधि स्थायी ज्ञान प्राप्त होती है। इस तरीके से जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चों का जो ज्ञान है वो वृद्धि के साथ साथ विकास जो होगा होगा वो स्थायी ज्ञान होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें, देखते हैं नेक्स्ट गीत विधि। गीत विधि गाना गाते हुए। कविता शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली गीत विधि को माना गया है क्योंकि इस विधि में कविता में जो आने वाले शब्द हैं, जो उतार चढ़ाव है, उनका ध्यान रखना चाहिए। लय ताल की चीज़ें कविता के साथ वाचन करवाना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे धीरा है, कहाँ पे कम है। इस विधि में अध्यापक एक पंक्ति गाता है और बाद में विद्यार्थी उसका अनुकरण। इस विधि का जब प्रयोग शिक्षक कक्षा में करता है तो शिक्षा एक लाइन बोलता है, बच्चों के पास बुक रहती है, वो पीछे पीछे उस लाइन को भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए तो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा। उसके बाद क्या है, लास्ट वाली लाइन आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर देखिए, चलिए तीसरी देखिए, अर्थबोध विधि। अर्थबोध प्रणाली, यह विधि गीत प्रणाली के से एक स्तर आगे होती है, एक लेवल आगे होती है। क्यों? क्योंकि इस विधि में अध्यापक एक पंक्ति को स्वयं गाता है। एक टीचर है, क्लास में आया, पढ़ाया, उसने एक पंक्ति को खुद ही गाया। बाद में विद्यार्थी जो होते हैं बच्चे उनका अनुकरण करते हैं और बाद में उस पंक्ति का जो अर्थ होता है वो भी विद्यार्थी को शिक्षक समझाता है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि हो गई, वरना बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, बस इनको यही 3-4 लाइन, बस कोई पूछेगा जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये बार बार वो रिपीट कर देंगे। लेकिन उसमें जो बात कही जा रही है कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो शुगर नहीं खाना चाहिए, टेलिंग लाई, झूठ नहीं बोल, ये अर्थ उनको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ वो उसको रट लेंगे, ठीक है। बहुत सारा एक पोएम और थी, मुझे पोएम नहीं याद आई, जिसमें बंदर क्यों बंदर पहना पजामा, बंदर मामा, ऐसे कुछ करके, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है, बहुत समय पहले पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। इस विधि में गीत का प्रभाव बीच बीच में रुक जाता है, जो गीत का प्रभाव है वो बीच में रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, क्योंकि अर्थ को बताना रहता है ना, इसलिए तो वो समझ पाते हैं। इस कविता में गद्य की है, इस कविता को भी कभी कभी गद्य के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे रट लोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, आपकी स्मृति पे नहीं रहेगी अगर आप उसका अर्थ नहीं लेंगे तो। ठीक, चले आगे देखिए। फोर्थ है व्याख्यान विधि, एक्सप्लेन करना। इस विधि में अध्यापक पद्य का वाचन करता है और जो शब्दार्थ होते हैं बालक को उनका अर्थ बताता चलता है, ठीक है। यह विधि केवल अध्यापक ही सक्रिय, यह विधि में एक दिक्कत ये होती है कि इसमें सिर्फ टीचर ही एक्टिव रहता है। उसने पढ़ा, बच्चे उसका अनुकरण नहीं किया, जैसे उसने पढ़ा उसके बाद तुरंत टीचर ने उसकी जो है अर्थ बताना शुरू कर दिया, तो बच्चों को ना पूछने का मौका मिला, वो एक श्रोता के रूप में, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है हम लोगों के यहाँ, ऐसे भगवान जी की कथा हो रही है और हम सुन रहे हैं, उनका प्रवचन हो रहा है, हम सुन रहे हैं, तो कभी कभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोरिंग होने लगते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो ये सारी दिक्कत भी देखने को मिलती है। बहुत सारी ये विधियाँ बताई गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हर विधि अच्छी ही है। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो बड़े स्तर होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चे अनुकरण नहीं करते हैं, वो उनकी तरह जॉइन जॉनी तो ये भी नहीं बोलेंगे जॉइन जॉनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ बातें हैं ये भी देखते हैं, हर टॉपिक करते हुए चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम किसी को भी ना हो। पद्य शिक्षण में ध्यान दें, पद्य का टॉपिक जितना है, क्या चीज़ें पद्य में दी गई सब कंडक्ट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और टॉपिक यहीं हम ओवर करेंगे क्योंकि हम बहुत बड़ा बना के कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, जितना है सब यहीं पर देखेंगे।
देखिए, शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव के साथ वाचन करें। अगर आप पद शिक्षण करवा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होगा? शिक्षक अगर चाह रहे हैं कि बच्चे इस चीज़ से अवगत हो जाए, सीख ले, तो आपको स्वयं उस चीज़ को अच्छे तरीके से करना होगा। ये दायित्व होता है, कहा जाता है ना कि दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधरो। आप किसी को सुधारना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आप पहले उस चीज़ को खुद करो। तो स्वयं उचित भाव के साथ वाचन करें। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग प्रशिक्षण में कम किया जाता है। इस विधि में जो है प्रश्न वाली चीज़ थोड़ी कम की जाती हैं, ठीक है। अर्थ बता दिया गया और होमवर्क दे दिया गया, सिखा दिया गया, लेकिन थोड़ा प्रश्न वगैरह कम होता है, ठीक है। बच्चों द्वारा स्वसल वाचन करवाना चाहिए। इसमें जो है मतलब बच्चों को जोर जोर से बुलवा कर करवाना चाहिए वाचन, जिससे वो सीख पाते हैं। उनमें लय, उतार चढ़ाव, ये सारे भाव आ जाते हैं। फिर देखते हैं कविता में आए हुए भाव सौंदर्य नाथ नहीं, यहाँ पे नाद होगा। विचार सौंदर्य की पहचान और अनुभूति से मतलब क्या यहाँ पे कौन सा सौंदर्य है, भाव कैसा है, कैसा अर्थ है, क्या क्या पात्र है, तो ये सारे व्यवहार क्या है, स्वभाव क्या है, इन सब चीज़ों से बच्चों को अनुभूत करवाना चाहिए कि कहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है। पद्य शिक्षण में कक्षा कार्य की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है, बस चीज़ें समझाई गई और हम आगे बढ़ते चलते हैं। पद्य पाठ में चित्र आदि न दिखाकर कल्पना को दे, इसमें कोई चित्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाटक करना और नाटक को हाथ पैर हिला के बताना दूसरी चीज़, और चित्र के द्वारा समझाना दूसरी चीज़ होती है। तो इसमें कल्पना का जो कल्पना जगत की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सामने रखी जाती हैं, ठीक है। बच्चे इमेजिन करते हैं इसमें। क्लियर है? ये सारी बातें थी आपको कि पद्य शिक्षण आप करवा रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, बात को ध्यान समझिएगा, सारी चीज़ें सिलेबस से इंक्लूडेड है। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न यहाँ पे क्या है। आपको प्रश्न आएगा पद्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आपको दे रही हूँ, अभी से ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा। फिर है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपका पेपर आउट हो चुका है फिलहाल के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन है, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। पता नहीं क्या आ रहा है उसे, ऐसे प्रश्न आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पद्य शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। पद्य शिक्षण की जो विधियां हैं मैंने आपको बताई कि विधि कौन कौन सी, किसका आप यूज़ करके प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तीसरा, पद्य का उद्देश्य और महत्व बताइए, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, अपने शब्दों में बताइए। तो आपको 2 उद्देश्य, अगर देखिए यहाँ पे 2-3 उद्देश्य नहीं लिखा है तो आप 2 या 3, मैक्सिमम 3 है। अति लघु उत्तरी में आए 3 और लघु उत्तरी में आए तो 5, यही आप लिख के उसको छोड़ दीजिएगा सिंगल लाइन में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? देखते हैं 3, एक क्वेश्चन और था आई थिंक। चौथा यहाँ पर दिया गया है, पद्य शिक्षण कराते समय किन बातों का ध्यान रखें। अभी लास्ट में मैंने आपको ये टॉपिक कंडक्ट करवाया कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे बच्चे का उचित और सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। ये रहा आज का टॉपिक। मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरी क्लास कंडक्ट की। मुझे उम्मीद है कि होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी। मुझे इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाने में मज़ा भी आता है, आप अच्छे से सीखते चलिए। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। आइए क्लास को देखिए, समझिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालिनी डीलर क्लासेस की तरफ से शालिनी का बाय।